सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स एपिसोड नंबर 7। रुकनुद्दीन बेबर्स के छठे एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सुल्तान बेबर्स ने चंगेज़ खान के 9 मुस्लिम पोते बरकाई खान की तरफ हलाकू खान का मुकाबला करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और इत्तेफाक से उसी दौरान बरकाई खान की जानिब से सुल्तान बेबर्स को एक खत मिला जिसमें दरियाई फिरात के वादी में हलाकू खान के मकबूजा जात पर चढ़ाई करने की तरगीब दी गई थी। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बरकाई खान के वो कौन से फैसले थे जिससे मंगोलों के घर घर में इस्लाम की चर्चा होने लगी और उसकी सल्तनत में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। हलाकू खान से जंग करने के लिए सुल्तान बेबर्स ने जो लश्कर तैयार किए थे उसमें किन किन कौम के लोग शामिल थे। सुल्तान बेबर्स के खेमे के बाहर हर वक्त क्यों एक तेज रफ्तार घोड़ा तैयार रहता जिस पर जिन कसी होती। कैसर रोम ने मिस्र की पहली सफारत को कुस्तुनतुनिया में रोक रखा था, इसलिए खदशा था कि वो दूसरी सफारत जिसे सुल्तान बेबर्स ने बरकाई खान के लिए बहुत से कीमती तहाइफ के साथ रवाना करना था उसे भी रोक लेगा। सुल्तान ने इस खतरे का सद्भाव करने के लिए कैसर रोम को धमकी दी कि अगर उसने मिस्र के सफ़ीरों को रोका तो वह अपनी मुमलिकत में तमाम नसरानी ताजिरों को गिरफ्तार कर लेगा और कुस्तुनतुनिया से अपने तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही उसने अपनी मुमलिकत के ईसाई पादरियों से कैसर रोम को धमकी दिलवाई कि वो उसको कलीसा का अस्कफ़ आज़म तस्लीम करने से भी इनकार कर देंगे। सुल्तान की इस कार्रवाई से कैसर रोम के होश ठिकाने आ गए और उसने जिन सफारतकारों को पहले रोका हुआ था उन्हें भी रिहा कर दिया और बाद में जाने वाले सफ़ीरों को भी अपनी मंजिल की तरफ जाने दिया। मिस्री सफ़ीर जब सराय शहर में बरकाई खान के पास पहुँचे तो उसने उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सुल्तान बेबर्स का मकतूब और तहाइफ वसूल करके उसको भी अंदाज़ा खुशी हुई। उसने सुल्तान को शुक्रिया का पैगाम भेजा और पूरे ताउन और मदद का यकीन दिलाया। इस तरह इन दोनों अजीम हुक्मरानों के दरमियान गहरे दोस्ताना मुरासिम कायम हो गए थे। बरकाई खान का दारुल हुकूमत उस वक्त सिर्फ खेमों का शहर था। उसका नाम सराय बरकाई था। उसने सुल्तान बेबर्स को पैगाम भेजा कि वो मिस्र से कारीगर और सुना भेजे जो ईंट और पत्थर की इमारतें उनके लिए तामीर करे। सुल्तान ने फ़ौरन बहुत से मेमार सुना और दूसरे अरबाब कमाल बरकाई खान की तरफ भेज दिए, जिन्होंने चंद साल के अंदर अंदर खेमों के उस शहर में बेशुमार मकानात, महलात, मदारिस, मसाजिद, सराय और मेहमान खाने तामीर कर दिए। इस तरह सुल्तान बेबर्स की बदौलत खाना बदोश मंगोल नए तमद्दुन से रोशनास हुए। बरकाई खान के तख्त नशीन होने के बाद समरकंद और बुखारा वगैरह से भी बहुत से मुसलमान, जिनमें कई उलमा भी शामिल थे, बरकाई खान के पास जाकर आबाद होने लगे। बरकाई खान के कहने पर उन उलमा ने मंगोलों के अंदर ज़ोरों शोर से इस्लाम की तबलीग का काम शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के घर घर में इस्लाम का चर्चा होने लगा। बरकाई खान के यहाँ इस्लाम इस कदर तेज़ी से फैला कि बरकाई खान के तमाम उमरा, शहजादों और शहजादियों के यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए एक एक इमाम और अजान देने के लिए एक एक मुअज्जिन मुकर्रर था, और सल्तनत के तमाम शहरों में मकतब कायम कर दिए गए थे जिनमें रिआया के बच्चों को कुरान मुक़द्दस पढ़ाया जाने लगा था। जब सुल्तान बेबर्स और बरकाई खान में इत्तेहाद कायम हो गया तो सुल्तान के कहने पर बहुत से मिस्री और शामी उलमा भी बरकाई खान के पास पहुंचना शुरू हुए और वहाँ तबलीग इस्लाम का काम किया। दूसरी तरफ बेशुमार मंगोल भी हलाकू खान के यहाँ से निकलकर मिस्र में आकर आबाद हो गए। उन्होंने सुल्तान की तबलीग से इस्लाम कबूल कर लिया और अपने आप को अच्छे शहरी साबित करने लगे। चंगेज़ खान के पोते बरकाई खान के साथ सुल्तान बेबर्स के
دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے۔ عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پرتل رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو خان کے حالت سے غافل نہ تھے اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے موثر طور پر نپٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک، خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کا چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ ان کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زن کسی ہوتی تھی، تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی، درخت کٹوا دیے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے انہوں نے اپنے طاقتور حلیف برکائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔